हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज मार्क्सवाद क्या है पर चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मार्क्सवाद के बारे में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्क्सवाद जो है वह क्या है। ये फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों के सामूहिक विचार को हम क्या कहते हैं, मार्क्सवाद। एकदम संक्षिप्त इसका जो है जो हम समझेंगे कि मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्सवाद फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के सामूहिक विचार जो है वो क्या है, मार्क्सवाद है। अब ये विचार कहाँ पे है हम उसको देखेंगे। तो इन लोगों ने, मार्क्स ने कुछ स्वतंत्र रूप से और कुछ पुस्तकें जो है जो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर जो है जो कुछ पुस्तकें लिखी, वो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे विचार जो है इन पुस्तकों में है। यहाँ पे हम कुछ पुस्तकों को हम दिखा रहे हैं। तो उसमें से जो मिल के लिखा, जैसे द होली फैमिली, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, ये वॉल्यूम 2 है, 3 है, अलग अलग वॉल्यूम में दिया। तो इसमें जो विचार इनके हैं वह जो है उसी विचारिक समूह को जो हम क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। ये सामाजिक विचार भी हैं, आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, कुछ अन्य तरह के विचार हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। ये पुस्तकें जो लिखी गई थी, ये सारी पुस्तकें, प्रथम संस्करण जर्मन में लिखा गया, बाद में इसका अनुवाद किया गया है। तो कुछ न कुछ जब लेखक किसी भी चीज़ को अनुवाद करते हैं तो उसमें उसके भी कुछ न कुछ छाप छूट जाता है, निरपेक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए मार्क्सवाद के भी इन पुस्तकों में जो है कुछ न कुछ देखने को शायद मिल सकता है। मार्क्सवाद की जब मृत्यु के बाद कुछ चीज़ें जब बच गए थे उनके लेख, तो अतिरिक्त पूंजी के नियम पर मार्क्सवाद के लेख को जमा करके एंगल्स ने जो है क्या किया था, एक चौथे संघ, पूंजी के चौथे खंड का जो है जो इन्होंने निर्माण किया था। तो हम आगे अब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की जो विचार है कहाँ पर है। इन्हीं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में विशेष रूप से है। ये सबसे अधिक चर्चित पुस्तक रही है और इसी में जो है जो विचारों का समूह है, ऐसे सभी बुक के विचारों को मिलाकर जो है मार्क्सवाद कहा जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये दो केंद्रीय बिंदु हैं जिसने कि पूरे विश्व को मिलाकर विश्व को जो है जो देखने के लिए मजबूर किया या प्रभावित किया है। मार्क्सवाद को देखने के जो नज़रिए हैं, यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश की कि ये जो मार्क्सवाद थे, विचार जो थे, उनको देखने की नज़रिए अलग अलग थे और अपने अपने हितों के अनुसार मार्क्सवाद के विचार, क्योंकि विचार कोई एक है, या तो अच्छा है या बुरा, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, किसी कोई इसके आलोचक हो गए, कोई इसके समर्थक हो गए। तो ये देखने की नज़रिया है कि विचार जो है विचार ही है, लेकिन उसके देखने के नज़रिया के आधार पे कुछ विरोधी हो गए, कुछ जो है जो उसके समर्थक हो गए, कुछ ने मार्क्सवाद के विचारों का जो है संशोधन करके उसका उपयोग किया, जैसे रसिया ने किया, चाइना भी आप कह सकते हैं, भले वो माओवादी है लेकिन उसका क्या कई देशों ने किया, कई पार्टियां बनाई गई इनके नाम से और उसका उपयोग किया गया या कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मार्क्सवाद मार्क्स ने कहा है वो सारी चीज़ें कहीं भी हूबहू देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। सामान्यतः जो है कार्ल मार्क्स के जो दर्शन हैं, विचार हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसको मार्क्सवाद कहा जाता है। ये पूर्ण परिभाषा नहीं है। एक्चुअल में मार्क्सवाद जो है वह क्या है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के सामूहिक विचार, चाहे वो इतिहास, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि क्षेत्र में जो संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है, संयुक्त रूप से जो विचार हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जो लेनिन ने मार्क्स में संशोधन करके रसिया में क्रांति लाई या बाद में स्टालिन ने खुद से उसने चलाया, उसको भी मार्क्सवादी विचार कहते हैं। एक्चुअली ये लेनिनवादी, स्टालिनवादी विचार हैं। बहुत तरह के देशों में जो है जो मार्क्सवादी या साम्यवादी पार्टियां बनी है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे गहराई से तो इन्होंने मार्क्सवाद के कुछ विचारों को अपने विचारधारा में समाहित किया है, लेकिन पूर्णतः ये मार्क्सवादी नहीं है, क्योंकि इनकी मार्क्सवाद का जो है वह क्या कहता है कि एक ऐसी अवस्था में जाकर पूंजी क्या हो जाएगा, पूंजी व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक होगा। लेकिन किसी भी पार्टी ने पूंजी को सार्वजनिक नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर भी जो है व्यक्तिगत लाभ लेते रहा। तो वो अपने ढंग से जो है मार्क्सवाद को परिभाषित करके इसका उपयोग करते रहा है। आगे हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की जो उत्पत्ति हुई थी, खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजी के विरोध के कारण मार्क्सवाद आया था। मार्क्सवाद व्यवस्था को में जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मूल रूप से परिवर्तन करने
करने और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है, ये व्यवस्था कहीं नहीं आई, ये व्यवस्था पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे जो भी हैं वो सुधारवादी के रूप में दिखते हैं, मार्क्सवादी के रूप में नहीं दिखते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि उसकी जो अंतिम अवस्था आएगी साम्यवादी व्यवस्था होगी, और वह क्या होगा, जब पूंजीवाद का समाप्त हो जाएगा या पूंजीवादी व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था होगी, और साम्यवादी व्यवस्था वर्ग विहीन और मानव मानव के बीच संघर्ष विहीन और शोषण विहीन व्यवस्था। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि समाज में हर समय दो वर्ग रहते हैं, शोषक और शोषित, और इन दोनों के बीच बराबर संघर्ष होते रहता है। और जब यह संघर्ष समाप्त कब हो जाएगा, जब साम्यवादी अवस्था आएगी, और जब साम्यवादी अवस्था जब आ जाएगी तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, शोषण विहीन हो जाएगा, ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष किसके किसके बीच समाप्त हो जाएगा, संघर्ष मानव मानव के बीच जो संघर्ष है वह समाप्त हो जाएगा, मानव प्रकृति से संघर्ष करने लगेगा, और शोषण कहाँ खत्म हो जाएगा, शोषण किसका होगा, प्रकृति का शोषण होगा, और वह सारा चीज़ें मानव कल्याण की होगा। और ऐसी व्यवस्था जो होगी वह साम्यवादी व्यवस्था होगी। मनुष्य को जो है, समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि मनुष्य को जितना श्रम करता है, जितना उसके अनुसार उसे जो है वेजेज या उसे मजदूरी दी जाती है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में उसके उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये दोनों में मूल अंतर इस तरह से देखने को मिलता है। तो मार्क्सवादी व्यवस्था जो है वह क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता में विश्वास करता है। मार्क्सवाद व्यक्ति के समानता का दर्शन है, विशेष रूप से आर्थिक समानता की बात करता है। थोड़ा मार्क्सवाद के कुछ लक्षण या विशेषताओं को अगर हम चर्चा करेंगे तो उससे और मार्क्सवाद स्पष्ट हो जाएगा कि मार्क्सवाद क्या था। उनके जो विचार है उन पुस्तकों के अंदर देखते हैं तो उसमें पूंजीवाद का वो विरोध करते हैं, आधुनिक राज्य व्यवस्था का विरोध करते हैं। आधुनिक राज्य व्यवस्था की जो कार्यपालिका है उसको बुर्जुओं का एक संगठन मानता है, प्रबंधन मानता है। मार्क्स जो है राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है, राज्य जो है पूंजीपतियों की रक्षा के लिए बताता है, और अन्य श्रमिक वर्ग या अन्य वर्गों का यह शोषण करने का एक यंत्र है। मार्क्स जो है पश्चिम में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कार्यपालिका न्यायपालिका, उसको जो है वह बोलता है वह पूंजीपतियों के हित के लिए है, श्रमिकों का इसके माध्यम से शोषण करता है। वहीं मार्क्स कहता है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के किसी भी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, किसी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसके लिए वो क्रांति की ओर भी इशारा करता है। जरूरत पड़े तो पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त करने के लिए क्रांति का भी रास्ता अपना सकते हैं। और पूंजी कहाँ से आया, तो मार्क्स कहता है कि ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है कि जो भी आदमी पैदा होता है कोई भी पूंजी लेकर नहीं आता, सब सामान्य होता है, लेकिन वह जो है क्या करता है कि आगे जाकर जो किसी से पूंजीपति क्या करते हैं, श्रमिकों को कम से कम वेजेज या मजदूरी देकर वह अधिक से अधिक मुनाफा ले लेते हैं। तो यही मुनाफा जो है जिस पे श्रमिकों का हक होना चाहिए, लेकिन वही अतिरिक्त मूल्य होता है, वही आगे जाकर पूंजी होता है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को या पूंजी को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है। धर्म के मार्क्स विरोधी थे, धर्म को वह अफीम मानता है, और साथ साथ राज्य को जो है शोषण का यंत्र मानता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स की जो एक दृष्टिकोण है वह है कि ऐसे समाज की स्थापना करना जो कि वर्ग विहीन और संघर्ष विहीन और शोषण विहीन समाज हो, उस व्यवस्था को मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था कहा। और मार्क्स के इस सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। तो वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं कहा, एंगल्स ने जो मार्क्स की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत थे उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा है। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। कार्ल मार्क्स ने पहले जो समाजवादी विचारधारा थे तो वह जो है काल्पनिक भले कहा है कि काल्पनिक विचारधारा थे, उसको इन्होंने व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से साम्यवादी अवस्था आएगी उसका तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। समाजवादी व्यवस्था जो है चाहे कि
600 से ज़्यादा इनकी परिभाषाएं हैं। तो उसका सभी का अगर हम निचोड़ दें तो आर्थिक समानता की बात करता है, उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण की बात करता है, और वह कैसे होगा उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे विकासवादी समाजवादी बोलते हैं, उसमें से जो है फेबियनवादी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, संसदीय समाजवाद, श्रम संघीय समाज, ये अलग अलग देशों में या कहीं भी अलग अलग ढंग से ये बोलते हैं कि समाजवाद जो है जो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे इसको हम ला सकते हैं, और कानून के द्वारा धीरे धीरे विकास के माध्यम से समाजवाद आएगा। ये अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको कुकर दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे जैसे श्रमिकों की मांग होगी, धीरे धीरे ब्लास्ट ना हो जाए, बड़ी क्रांति ना हो जाए, इसलिए उन्हें जो है जो धीरे धीरे कुछ न कुछ सुविधाएं जो है देना शुरू करेंगे। उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, उनके वेजेज को बढ़ाया जाएगा, उनके शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उनके आवास व्यवस्था पर ध्यान, इस तरह से उनको त्यौहार पे जो है जो बोनस दिया जाएगा। इस तरह से देखकर जो है जो ब्लास्ट होने से, बड़ी क्रांति होने से हम रोक सकते हैं। तो यहाँ कुकर जिस तरह से कि ब्लास्ट ना हो जाए, तो उसलिए जो भी अतिरिक्त गैस होते हैं वो निकल जाए, उसी के लिए इस तरह की व्यवस्था से हम जो है समाजवाद लाएंगे और बड़ी क्रांति से मानव सभ्यता को हम रोक सकते हैं। इस तरह का विचार है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो कहना है कि नहीं, क्रांति के द्वारा ही हम समाजवाद को लाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करेंगे। उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के क्रम में बताया कि प्रारंभ में मानव जो है आदिम साम्यवादी अवस्था में थी, उससे दास व्यवस्था आई, कृषि का विकास हुआ, और सभी में वर्ग संघर्ष था। सामंतवादी व्यवस्था आई, सामंतवादी के बाद औद्योगिक क्रांति हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था आई, यहाँ तक तो व्यवस्था आ चुकी है। उसके बाद जो है जो धीरे धीरे पूंजीवाद का जो है सफाया किया जाएगा, कुछ सीमित पूंजी हो जाएगी, और इसका विरोध जो है श्रमिक वर्ग करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। मतलब ये सर्वहारा वर्ग का जो है के द्वारा जब आंदोलन किया जाए और पूंजीवाद पर को समाप्त करके उन फैक्ट्रियों पर, उन संपत्तियों पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा, और कुछ समय इसका अधिनायकत्व तो रहेगा, और जैसे संपूर्ण विश्व में इसका अधिकार हो जाएगा, तो तब जो है साम्यवादी अवस्था आएगी। और जब साम्यवादी अवस्था आएगी तो उसमें राज्य विहीन, वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। और इस बीच के दौर को ही जो है, यह व्यवस्था के बीच का जो स्थिति है, ये व्यवस्था जो आने के समय का है, यानी सरकार के अधिनायकत्व की जो अवस्था होगी, इसी को वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स ने कहा है। और इस तरह से धीरे धीरे साम्यवादी अवस्था आ जाएगी। साम्यवादी अवस्था आने के बाद जो है क्या होगा कि साम्यवादी अवस्था में जो है जिस तरह से परिवार के मुखिया अपना त्याग करता है, पूरे परिवार के हित के लिए काम करता है, उसी तरह से जो है साम्यवादी अवस्था में जो है जितने भी लोग हैं वह पूरे मानव जाति के हित के लिए करेगा। उसका वर्ग संघर्ष जो है वह संघर्ष प्रकृति से होगा, राज्य विहीन हो जाएगा। उसका जो शोषण जो होता था वह शोषण प्रकृति से शोषण करके जो है मानव कल्याण के लिए करेगा। इस तरह का जो है विचार जो है कार्ल मार्क्स का था, और उसी विचार को हम मार्क्सवादी विचार कहते हैं। मार्क्स ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य से संबंधित सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया सामूहिक रूप से, उसको हम मार्क्सवाद कहते हैं, और उसके अनुयायी को मार्क्सवादी कहते हैं। ये विचार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में विशेष रूप से है। इसे आपको पढ़ना चाहिए, तो और अच्छी तरह से मार्क्सवाद को आपकी समझ में आएगा।